बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जाते जाते एक महफूज फैसला भी सुना डाला। 3 माह से ये फैसला महफूज किया गया था और हुकूमती वो एतराज़ात जो ऑडियो लीक्स के बाद सामने आए थे, जजेस की गुफ्तगू के बाद, वो तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये अदालती साख पर हमला किया गया है। दूसरी तरफ तनकीद की जा रही है एक बार इस फैसले के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि अदालतों ने अपने आप को सियासत के अंदर इन्वॉल्व करके अपनी साख खुद ख़राब की है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज सदर मुमलिकत की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अब नया मकीन कौन होगा, या हम किसी आइनी बहरान की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल भी कहा कि 2 सूबों के अंदर हालात ऐसे हैं कि वहाँ इंतखाबात नहीं हो सकते, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला कर दे तो हम फरवरी से पहले, जनवरी से पहले भी इंतखाबात करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत अपनी जगह पर मौजूद है। इस सूरत का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफान कादर साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब सीनियर साफ़ी और सीनियर तजियाकार हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इरफान कादर साहब के पास। इरफान कादर साहब, 3 माह बाद फैसला सुनाया जाना, आप क्या समझते हैं कि इसकी टाइमिंग के हवाले से फिर जो अल्फाज आज इस फैसले के अंदर इस्तेमाल किए गए कि अदालती साख पर हमला किया गया, फिर वो तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए जो इस पूरे बेंच के ऊपर उठाए गए थे? देखें, अपनी मर्जी से ये बेंचेस बना रहे थे। इनके अपने ब्रदर जजेस जो हैं इनको रोक रहे थे कि आप बेंचेस जो हैं सबसे मुशावरत के बाद बनाएं। इसी सिमत में कानून भी बना। जस्टिस मंसूर अली शाह को कहना पड़ा ये 1 मैन शो है, और उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू की। और जब एक दरख्वास्त आई रिकूजल की, जिसका कि प्रिंसिपल ये होता है कि जब आपका कोई अपना रिश्तेदार इन्वॉल्व हो तो आप वो मामला नहीं सुनते। इनकी सास की चूंकि ऑडियो लीक बीच में आ चुकी थी, और जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी या तो इलेक्शन हो फौरन अभी, और अभी इलेक्शन की डिमांड तो पीटीआई कर रही थी, और पीटीआई का कॉन्डक्ट जो नजरअंदाज किया जा रहा था, और या फिर मार्शल लॉ लगे। और फिर कहा कि कमबख्त मार्शल लॉ लगाते भी नहीं है। मतलब ये है कि या मार्शल लॉ लग जाए और या पीटीआई की हुकूमत आ जाए, और फ्री फेयर इलेक्शंस के साथ दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऊपर ना आ सके। और इस तरह की ऑडियो लीक्स जो है, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने अपने हमख्याल जजेस के साथ फैसले किए पैदर पे, वो सारे एक ही सिमत में किए गए। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट किया गया, आइन को भी यानी कानून को भी वायलेट किया गया, और अजीबो गरीब फैसले दिए। हुकूमतें गिरा दी गई, पंजाब की हुकूमत उन्होंने गिरा दी। और उसके बाद बहुत सी जो चीज़ें हुई वो बिल्कुल यानी आइन के मुताबिक नहीं थी वो सारा कुछ जो था। तो 3, 4, 5 फैसले जो थे पैदर पे उन्होंने किए, और उससे एक ही धड़े को फायदा दिया गया। और मैं आपको याद कराता चलूं कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब अपने बेटे का केस सुन रहे थे और मैं अटॉर्नी जनरल था, तो सबसे पहली बात मैंने उनसे यही की थी। मैंने कहा कि जी आपके तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है कि आप अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार का केस नहीं सुनेंगे, और सब अपने बेटे से कोई करीबी हो सकता है। और इफ्तिखार चौधरी साहब मेरी ये बात समझ गए, और उन्होंने दूसरे दिन जाके इस चीज से एग्री किया, और उन्होंने वो केस नहीं सुना बेटे का। लेकिन यहाँ पे चूंकि सास को नोटिस दे चुके थे, मेरा ख्याल है जस्टिस फाइज ईसा उस कमीशन में जो अपॉइंट हुआ है, तो इन्होंने वो सारे नॉर्म्स वायलेट किए। जस्टिस मंसूर अली शाह अभी पीछे जब उनके खिलाफ रिकूजल की दरख्वास्त दी, और अटॉर्नी जनरल ने ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आपके जवाब साजा साहब से रिश्तेदारी है, बिल्कुल ठीक, वो फौरन जस्टिस मंसूर अली शाह अलहदा हो गए। और यहाँ पे एक ये नया कानून ले किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रिकूजल की दरख्वास्त देना जो है को बड़ी बेअदबी हो गई है नऊजुबिल्लाह इन जजेस की। हालांकि रिकूजल का तो प्रिंसिपल ये है कि स्लाइटेस्ट बायस, कम से कम अगर रिमोटेस्ट बायस भी एट्रीब्यूट किया जाए तो समझा जाता है कि एक ऑनरेबल जज 2 मिनट भी नहीं सोचेगा और फौरन बेंच से हट जाएगा। ये जो 3 जजेस हैं जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख तो क्या दुनिया की तारीख में ग्रॉसेस्ट मिसकॉन्डक्ट अगर किसी ने किया है तो ये इन लोगों ने किया, खास तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया। और इनको चाहिए, ये बड़ी जरूरी बात है, आखिरी बात कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आए
ये सारे केसेस इकट्ठे करके ये इंक्वायरी तो खुलेगी। इस इंक्वायरी को अब कोई नहीं रोक सकता। ये जो ऑडियो लीक की इंक्वायरी है ये होगी, क्योंकि ये जो सारा इनके ऑर्डर्स हैं ये सारे रिव्यूएबल है। ये नेक्स्ट इमीडिएटली ये वो रिव्यू फाइल हो जाने चाहिए और ये सारे सेट असाइड होंगे और फिर ये इंक्वायरी खुलेगी। और इस पे ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, मुझे लगता है कि इनको भी इंक्वायरी में बुलाना पड़ेगा और इनसे भी पूछना पड़ेगा कि इन्होंने इतनी ज्यादा वायलेशंस कैसे की। इन्होंने एक एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट कर दिया, एक एग्जिस्टिंग लॉ को उन्होंने कह दिया कि जी हम सस्पेंड करते हैं, जबकि लॉ को हम सस्पेंड ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक जो कमीशन है उसको ये अपनी जो सास का केस जो है खुद ही सुनना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है कि इतनी शदीद वायलेशन है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी वायलेशन है वो ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है और पाकिस्तान की वकला बरादरी जो है हम लोग बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं है कानून की। ये जिस तरह मर्जी चाहें, ये कानून जो है मोम की नाक है कि जिस तरह मर्जी वो ये लंबी लंबी बातें हैं लिख के उसको कानून को घुमाना शुरू कर दें। लॉ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस जजमेंट के जरिए, इस फैसले के जरिए एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया और सारी कौम की आंखों में धूल झोंकी है ना। इरफान कादर साहब, ऑडियो लीक्स की अगर हम बात करें, ये ऑडियो जब सामने आती हैं, हमारे यहाँ इसको ऑथेंटिक अमूमी तौर पे करार नहीं दिया जाता। क्या कमीशन इस पर कोई ऐसा फैसला दे सकता है, एविडेंस इसको शुमार करके? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि हमारे जो कानून शहादत है उसमें लिखा है कि ये जितनी ये मॉडर्न डिवाइसेस हैं, इससे जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके सामने वो एविडेंस है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंस। लिहाजा ये कहना कि जी ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें उसके साथ वो सब्जेक्ट है टू सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। राइट टू प्राइवेसी ये नहीं है कि अगर आप एक बंदा जो है वो कोई आइन को वायलेट करने जा रहा हो या कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा हो और आप उसकी अगर ऑडियो लीक उसकी सुन ले और आप उसको रोकें कोई ऑफेंस करने से या कोई गलत चीज करने से, तो आप कह दें कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया। ऑडियो लीक जो है प्राइवेसी ऑफ होम उस वक्त इनवायलेबल है जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल दो लोग जो है आपस में एक पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हैं, जब वो मामला उन दो लोगों के दरमियान है जिससे कि रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, जिससे आइन को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, जिससे कानून को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उस तरह की अगर आप ऑडियो लीक करेंगे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जो इस तरह की ऑडियो लीक करेगा वो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये जजेस मिल जाएं सारे और इस तरह की ऑडियो लीक्स आए जिससे लगे कि इनके रिश्तेदार भी मिले और अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं और आइन को वायलेट कर रहे हैं, कानून को वायलेट कर रहे हैं, तो ये ऑडियो लीक्स अगर ऑथेंटिक साबित हो जाए तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह से कानून को वायलेट कर रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये खामखा ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, जो इरफान कादर साहब ने बात की है वो कह रहे हैं कि ये रिव्यू में जाएंगे, ये सारे फैसले जब रिव्यू में जाएंगे तो फिर ये कमीशन अपनी कार्रवाई करके रहेगा, ये कमीशन जो है ये हतमी नतीजे तक पहुंचेगा। आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं आज तनकीद तो बड़ी कर रही हैं इस फैसले के ऊपर, लेकिन ये रिव्यू में लोग जाएंगे और जाकर इस फैसले के खिलाफ अगर रिव्यू होता है तो इस ऑडियो लीक्स का कमीशन का जो फैसला आता है वो उस वक्त को जो चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं साबिक हो चुके होंगे उनके लिए भी मसाइल पैदा कर देगा? देखें, ये अभी तो आज रिक्रूजल की दरख्वास्त पर फैसला है। अभी ये जो अभी उन्होंने कमीशन को मुकम्मल तौर पे उड़ाया नहीं है, सिर्फ कमीशन पे स्टे है, जो मैं समझता हूँ इरफान कादर साहब मेरी तस्दीक कर सकते हैं। अभी ये केस तो उन्होंने बाकी दलाइल सुनकर बाकी फैसला करना है कि ये कमीशन काम कर सकता है नहीं। अभी तो सिर्फ इतना फैसला किया है कि उमर अताब बंदयाल और उसके साथी ये केस सुन सकते हैं, और ये फैसला करने को भी उन्हें 3 महीने लग गए। मेरा मतलब है कि छोटा सा एक रिक्रूजल की दरख्वास्त थी कि आप ये मुकदमा ना सुने, और वो उसका फैसला 6 जून के बाद 9-10 जून को सुना सकते थे कि हाँ हमने सुनना है या नहीं सुनना। लेकिन आप देखें कि ये 3 महीने लगे उन्हें अपने ज़मीर पे ये फैसला बिठाते कि हाँ हमने ये मुकदमा सुनना है, क्योंकि काफ़ी हिम्मत और हौसला चाहिए था ये कहने के लिए कि मैं अपनी सास का मुकदमा खुद ही सुनूंगा, खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही मुल्ज़म वाली बात बन जाएगी। अब आगे ये क्या फैसला, पिछले जो 9 दिन रह गए हैं इसमें बंदयाल साहब क्या ये केस कंक्लूड कर लेंगे?
ये एक इंपॉर्टेंट बात है। या वो एक स्टे के ऊपर ही इसको छोड़ जाएंगे। अगर वो इसको कंक्लूड करके जाएंगे तो फिर तो नजरसानी की दरखास्त तो रिवीजन होगी और ये जाएगा। और अगर वो इसको इनकम्प्लीट छोड़ जाते हैं तो फिर तो काजी फायद ईसा इसके ऊपर नया बेंच बनाकर इसी दरखास्त को खत्म करके कमीशन को स्टे खत्म करके कमीशन की कार्रवाई को इजाजत दे सकते हैं। लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि क्या उमरताब बंदयाल साहब बकिया 9 दिनों में, क्योंकि अब उनके पास 9 दिन रह गए, 8 आज हो गई, 7 दिन रह गए हैं। अगर मैं संडे बीच में सैटरडे संडे डाल लूं तो 6 दिन रह गए हैं उनके पास। उन्होंने 6 दिन में ये मुकदमे का फैसला करना है, वरना ये काजी फायद ईसा के पास चला जाएगा और वो क्या फुल कोर्ट बनाते हैं, कोई बड़ा लार्जर बेंच बनाते हैं, वो इस पहली पेशी पे स्टे खत्म करके कहते हैं ये जो है कमीशन कार्रवाई शुरू कर दे। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 6 दिन है और बंदयाल साहब क्या गवर्नमेंट के दलाइल सब डे टू डे हियरिंग करके इसको फैसला करके जाएंगे। लिखा हुआ जैसे वो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े फैसले लिखे हुए हैं और मैं देकर जाऊंगा, तो क्या वो ये 16 तक देकर जाएंगे या नहीं देकर जाएंगे? अतर काज़मी साहब, ये जो 6 दिन की बात अभी मुजम्मिल साहब ने की है, कुछ अदालत की समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स भी हमारे सामने हैं जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि वो कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे, फैसले करके जाएंगे। 6 दिनों में कौन से ऐसे बड़े फैसले आ सकते हैं? देखिए, जहां तक फैसलों का ताल्लुक है तो 50,000 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे फैसले किए जाएंगे। जितने भी मुकदमे हैं तेजी से उनकी हेयरिंग होगी। ये बहुत जरूरी है हमारे निजाम इंसाफ के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से मखसूस केस हैं जो जिनके वो फैसले करके जाएंगे, लेकिन जहां तक ये ऑडियो कमीशन का ताल्लुक है, आई एम रियली सरप्राइज कि हम कैसे ये कह सकते हैं कि एक ऑडियो 2 ख्वातीन की, उसमें किस में से क्या इधर कोई भी ऐसी मौजूद शख्सियत है जिन्होंने चीफ जस्टिस की साथ से कभी बात की हो? आपको किसने बताया कि वो उनकी ऑडियो है? किसने ऑथेंटिकेट की? उस ऑडियो की सोर्स क्या है? क्या पाकिस्तान का आइन और कानून ये इजाजत देता है कि 2 घरेलू ख्वातीन की जो ऑडियो हो उसमें वो रिकॉर्ड कर ली जाए इस तरह? वो किसने रिकॉर्ड की? क्या उस जो ऑडियो कमीशन है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की और कहां से आई? क्या आप नहीं समझते एज ए पाकिस्तान के शहरी कि ये भी चीज सामने आनी चाहिए कि वो किसने रिकॉर्ड किया? और दूसरा, उस ऑडियो के अंदर मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, वो जो मुबैना ऑडियो है 2 ख्वातीन बात कर रही हैं। अगर मेरे आपके हम सब के घरों की ख्वातीन की ऑडियो इस तरह रिकॉर्ड करनी शुरू हो जाए और हम लोग उस चीज को एक तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दें और उस पर हम चीयर लीडर्स बन जाएं, तो खुद नसरुल्लाह मलिक साहब आप सोचें कि ये मुआशरा फिर किस तरफ जाएगा। मुआशरे तभी चलते हैं जब आइन और कानून के ऊपर अमलदारी होती है। चाहे उसमें अदलिया कहीं कोताही करे तो उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए, किसी और तरफ से हो तो उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए। सियासत में और सियासी अनाद में हम इतने आगे निकल जाएं कि हम घरेलू ख्वातीन की ऑडियोज मुबैना तौर पे लें। कोई क्या मुजम्मिल साहब ने वो ऑडियो सुनी है या इरफान कादर साहब ने उनकी सास से कभी टेलीफोन पे बात की है? किसी को क्या पता कि वो उनकी सास की ऑडियो है? मुझे ये बता दें मुजम्मिल साहब कि किसने इनको बताया। मैं ये हम तीनों अपने सवालात रखते हैं इरफान कादर साहब के सामने। इरफान साहब, पहला सवाल जो उठा कि क्या 2 ख्वातीन की जो गुफ्तगू है उसको किसी तहकीकात का हिस्सा बनाया जा सकता है, फैमिली की ख्वातीन है। दूसरी चीज़ कि क्या उससे केस के ऊपर असरअंदाज होने के हवाले से कुछ शवाहिद मौजूद हैं। तीसरा, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इसमें भी बता दीजिएगा कि ये क्यों कहा जा रहा है कि 6 रोज़ जो हैं इनमें कोई बड़े फैसले आ सकते हैं। अभी जो अतर काज़मी साहब बात कर रहे थे कि 50,000 केसेस तो इल्तवा में पड़े हैं, लेकिन क्या सियासी केसेस ही अदालतों की अवलीन तरजीह रह गए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कमीशन बनाया गया ये जजेस पे मुश्तमिल है और इस कमीशन ने ये डिटरमिन करना था कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं आया ये सही है या गलत है। और अब साबित हो गया कि ये सही है, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसला किया गया है उससे साफ पता चलता है कि उनको बचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि उन खवातीन ने तो डिनाई भी इसको नहीं किया, उनका तो डिनाइल आया ही नहीं कि हमने ये गुफ्तगू नहीं की। और गुफ्तगू क्यों हो रही है? तो कम वक्त मार्शल्लाह भी नहीं लगाते। और फिर गुफ्तगू क्यों हो रही है कि मैंने फलाने जज को ये कहा, फलाने जज को ये क्या। उसका मतलब था कि नजर आ रहा है कि ये जजेस जो है सारे मिले हुए हैं, लिहाजा अगर ये झूठ था तो इनको तो बल्कि सपोर्ट करना चाहिए था कि काजी फायद ईसा का कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता कि जी ये इन जजेस जो हैं ये बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया,
ये इस तरह की बातें जो है इनकी जो मदर इन लॉ ने नहीं की, यहाँ ये जजेस को इन्होंने इस तरह की बातें उन तक नहीं पहुंचाई। तो ये जिस तरीके से इसको रोका गया, यानी अपने ही अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने सुपीरियर जुडिशरी के जजेस पे एतबार नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम जो है, जो हजारों लाखों केस इन लोगों के सामने लगते हैं, फिर वो क्यों कर इस अदलिया पे एतबार करेंगे, इन जजेस पे वो क्यों एतबार करेंगे। तो ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ। और मैंने फिर आपको बता दिया कि ये ठीक कह रहे हैं कि अगर घरेलू खवातीन की घरेलू बातें हैं तो ठीक है, लेकिन वहां पे तो आइन शिकनी की बातें हो रही हैं, आइन शिकनी की जा रही है कि कमबख्त मार्शल लॉ नहीं लगाते। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इस पर जजेस वगैरह सारों की इंक्वायरी होनी चाहिए कि यार आप लोग जो है मिलकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, और अगर इन्होंने ये बात ऐसे ही कही है, ये देवर नॉट सीरियस, तो कौन से माफी मांगे, वो खातून भी माफी मांगे और वो जो जज साहबान जो उनको बचा रहे हैं वो भी माफी मांगे। इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है, कॉम्प्लिकेटेड बात है। बिल्कुल ठीक है, अगर घरेलू बातें हैं तो उनमें बिल्कुल कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ स्टेट सिक्योरिटी, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन दयाओं के सामने आती हैं, वो चीजें अगर हम पकड़ते हैं थ्रू ऑडियो लीक्स और इस तरह से वीडियो लीक, वो मंजरे आम पे आनी चाहिए। अगर कल खुदा ना हंसता पता चले कि दो जज जो है मिलकर फैसला कर रहे हैं कि हमने एक हुकूमत गिरा देनी है, और वो ऑडियो लीक, तो आप कहेंगे वो उनकी जाती बात हो गई है, वो हरगिज उनकी जाती बात फिर नहीं होगी। इरफान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम नुकता, ज़रा उसकी भी अगर आप हमें रहनुमाई फरमा दें। सदर की मुद्दत जो है आज ख़त्म हो गई, क्या अब आइनी बहरान का शिकार होगा पाकिस्तान, या क्या तरीक़ाकार क्या होगा, नया मकीन कौन होगा, कैसे आएगा, इंतखाबात की तो करीब करीब को नज़र ही नहीं आते हैं। नहीं, अभी कोई आईनी बहरान नहीं है। सदर जो है जब तक नए सदर अपॉइंट नहीं होते तब तक वो कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कोई ऐसा आईनी बहरान नहीं है। और सदर का जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऑन हिज ओन एक्ट नहीं कर सकते, वो वजीर आजम के मशवरे पे चलते हैं, या उनका नाम इस्तेमाल होता है, जो एक्शंस होते हैं उनके नाम से, वो सदर के नाम से होते हैं, लेकिन सदर की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो उससे कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। इलेक्शन अगर ताखीर का शिकार हो जाए तब तक आरिफ अलवी साहब ईमान सदर के मकीन रहेंगे? हाँ, वो तो जब तक वो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं कंप्लीट होगा और जब तक इलेक्शंस नहीं होते सदर पाकिस्तान के, तब तक वो रहेंगे वहां पे। इरफान खान साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, फिर पाकिस्तान के अंदर अमली सूरत हाल क्या इंतखाबात में ताखीर का सबब बन सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुजम्मिल सौर वर्दी साहब, बनवारुल्लाह काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह दे तो फरवरी से पहले या जनवरी से पहले भी इंतखाबात कराए जा सकते हैं, लेकिन बेयकीनी की कैफियत अपनी जगह पर मौजूद है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं दो सूबों के अंदर हालात ऐसे नहीं हैं कि वहाँ इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा सके। मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, अफगानिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई एक बेचैनी की कैफियत है, फिर बॉर्डर्स पर जो सूरत हाल है, इन हालात में लोग समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल आड़े आ सकती है इलेक्शन के हवाले से। देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है कि मुल्क में इंतखाबात की तारीख देने के दो ही फोरम्स हैं। एक फोरम इलेक्शन कमीशन है और दूसरा अगर कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में चली जाए तो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सबको सुनकर कोई एक डेट के बारे में बात कर सकता है। और हमने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी कर सकता है, जो जिसका इख्तियार उसको आइन कानून के तहत ना हो वो भी कर सकता है। और उन्होंने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी किया है और सब कुछ किया है, लिहाजा हम उनसे को मारवाए आइन काम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी अतर कादमी साहब बात कर रहे थे कि दो खवातीन की आपस में गुफ्तगू है, उसमें क्या बात है वो बता दें कि जो 1 करोड़ रुपए की टिकट का सौदा हो रहा था साकिब निसार साहब के बेटे का कैंडिडेट के साथ, के बाबा ने बड़ा जोर लगा के करा दिया, मैं पैसे कम नहीं लूंगा, पूरे पैसे लूंगा, वो भी दो खवातीन की बात थी और वो भी एक प्राइवेट गुफ्तगू है। अगर करोड़ रुपए में टिकट बेच दी जाए तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। वो ये भी मुझे बता दें कि जो मज़ाहिर अली नकवी साहब की ट्रक वाली
ऑडियो है फवाद चौधरी साहब की कि ट्रक पहुंचा दिया है, वो बजरी का ट्रक है, रेत का ट्रक है, वो पीटीआई का ट्रक है, वो कौन सा ट्रक है, इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि वो कौन सा ट्रक है जो फवाद चौधरी साहब अपने भाई को कह रहे हैं कि मुजाहिर अली नकवी साहब के घर पहुंचा दें, क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए और मुजाहिर अली नकवी साहब को नहीं बताना चाहिए कि उन तक कौन से ट्रक पहुंच रहे हैं? वो मुझे अतर कादमी साहब ये भी जवाब दे दें कि जब ये साबित हो गया ऑडियो से कि चौधरी परवेज लाई और मुजाहिर अली नकवी के करीबी ताल्लुकात हैं और वो उनके घर पहुंचे हुए हैं, मोहम्मद खान भट्टी बैठा हुआ है, तो उन्हें इनके मुकदमात सुनने चाहिए या नहीं सुनने चाहिए? जिनसे आपके घरेलू जाती ताल्लुकात हों, दोस्ती हो, आप उनके लिस्ट पहले रजिस्ट्रार को देते हैं कि मैं इनके मुकदमात नहीं सुनूंगा। तो इन सवालों के जवाब जरूर अतर कादमी साहब, ये जाती अगर गुफ्तगू है तो फिर ये सिर्फ जजों की जाती गुफ्तगू नहीं, फिर सियासतदानों की भी जाती गुफ्तगू होगी, फिर जर्नैलों की भी जाती गुफ्तगू होगी, फिर तो हर जगह जाती गुफ्तगू की आड़ लेके आप कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये दो खवातीन का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन और कानून का मामला था कि आप अगर बंदियाल साहब की फैमिली की कोई हमदर्दियां हैं तहरीक इंसाफ के साथ और वो भी उसके असर में हैं तो उन्हें तहरीक इंसाफ के मुकदमात नहीं सुनने चाहिए थे। मुजम्मिल साहब, आपके उठाए गए सवालात मैं रखता हूं अतर काज़मी साहब के सामने, लेकिन इरफान कादर साहब जो भी बात की मुजम्मिल साहब ने कि दो ही फोरम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है कि इलेक्शन फलां तारीख को या 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। आपसे हम रहनुमाई लेते रहते हैं ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार की और उनके आइनी जो उनको इख्तियारात हासिल हैं। ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है मुल्क के अंदर, क्या उनकी तारीख को हतमी तस्वर किया जाएगा या अदालतों को यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात भी अपने हाथ ले सकती हैं? इसमें आप देख लें कि अदालतों ने पंजाब असेंबली के बारे में सबसे पहले कहा कि जी वो सदर तो वहाँ पे तारीख देंगे पंजाब असेंबली के इलेक्शन की, और KPK के बारे में कहा कि गवर्नर देंगे, और वो दोनों ही अगर सही होते तो उनको इम्प्लीमेंट कराते, उनको फिर खुद बाद में तारीख जो है दे दी उन्होंने, क्योंकि वो गलत फैसले थे, उन्होंने बाद में खुद तारीख दे दी। अब आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अदालतें तारीख देंगी, सुप्रीम कोर्ट देगी, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन ही ने देनी है। एक जगह पे सदर का जरूर जिक्र है, लेकिन वो है जब सदर अपनी सवाबदीद में असेंबली जो है तोड़ दे, क्योंकि वो जो 48 लिखा हुआ है 48(5) में वो लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है वो डेट अपॉइंट करेंगे अगर कि वो असेंबली को तहलील करें, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि इसका इतलाक उस डिसोल्यूशन पे नहीं होगा जो कि वजीर आजम के मशवरे से होगी, क्योंकि 48(1) जो आर्टिकल है उसको एक्सक्लूड किया गया वहां से। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें सियासी पार्टियां उनसे मिलकर फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट का इससे क्या दूर दूर का ताल्लुक नहीं है इन सारी चीजों से। कह दे कि मुल्क के अंदर हालात ऐसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो खराब है, तो ये इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन आगे कर दे तो वही तारीख जो है वो आईनी और कानूनी होगी। बिल्कुल कानूनी होगी, और ये आर्टिकल 254 से लोग बड़े रज्जे के। मैंने तो सबसे पहले ये कह दिया था कि आइन में जो टाइम दिया हुआ है वो टाइमलाइन मीट होनी चाहिए, लेकिन अगर वो टाइमलाइन को आप ना मीट कर सके तो फिर भी वो चीज़ कानूनी रहेगी और आइनी रहेगी, वो खिलाफ आइन कैसे होगी। और यही कहा गया है कि अगर उस मुद्दत में ना हो तो फिर भी वो होगी और वो वैलिड तस्वर की जाएगी। ये आइन की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, अतर काज़मी साहब सारे चार्जशीट सामने लगाई कि ये सारी ऑडियो लीक्स जो सामने आई, फिर हम सबको नज़रअंदाज कर दें कि ठीक है मुल्की मामलात में अगर कोई गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, अगर कहीं ब्राइब की बात होती है, टिकट बेचने की बात होती है, तो सारों की फिर कोई कार्रवाई ना हो, ना तहकीकात हो। देखिए मसला ये है कि ऑडियोज मलिक साहब बहुत सारी आई, ऑडियोज आई कि मरियम बीबी के दामाद का हमने वहां से मंगवाना है, भारत से प्लांट आधा फंसा हुआ है, वो भी ऑडियो आई। ऑडियो ये आई कि मियां साहब से पूछेंगे कि कौन कौन से इस्तीफे मंजूर करवाने हैं, वो भी मुबैना ऑडियो आई। एक सेहत कार्ड ही तो दिखाने के लिए है, और है क्या इमरान खान के पास, वो भी ऑडियो आई। तो या तो होता ना कि ये कलेक्टिवली जिस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया कि वो जौहरी ताकत जो दुनिया में वाहिद इस्लामी जौहरी ताकत है, उसका वजीर आजम हाउस की हर ऑडियो इंटरनेट पे अवेलेबल थी, क्या उसके ऊपर कमीशन नहीं बनना चाहिए था? कहने का मकसद ये है कि ये जो सिलेक्टिव
आउटरेज है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सियासत है। या तो होता ना कि ये होता कि किसने ये ऑडियो की, किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी जेपरडाइज हुई, किस कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे, ये सारी चीजों के ऊपर अगर एक कमीशन बनता तो 100 बिस्मिल्लाह 100 दफा बने, जरूर तहकीकात हो। लेकिन आपको कहीं पे भी वो वहां पे कोई परेशानी नजर आई कि मुल्क के वजीर आजम जहां पे अस्करी क्यादत बैठती है, दुनिया भर के सरबराह ममलिकत आते हैं, उस ऑफिस की ऑडियो इंटरनेट के ऊपर जनाब कभी कोई ट्विटर पे रिलीज कर रहा है, कोई कभी इधर रिलीज कर रहा है, कहीं पे आपको कोई परेशानी नजर आई हुकूमत के अंदर? और कहीं पे कमीशन बनाने की बात हुई? तो ये मकसद है। बाकी जो मुजम्मल साहब ने बातें की, उनका हक है, वो उनकी राय है, पर उनकी राय में लगा मुझे मुजम्मल सोहरवर्दी के साथ लगा कि जस्टिस मुजम्मल सोहरवर्दी हैं, कोई फैसला सुना रहे हैं, उन्होंने तो फैसला सुना दिया, तो वो हमें उनका फैसला कबूल करना पड़ेगा। इरफान कादर साहब, ये जो इलेक्शन के बारे में खासतौर पर जो पंजाब के इलेक्शंस थे, उस पर अदालत की तरफ से फैसला के ऊपर अमल दरामद के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर अदालत फैसला देती तो उस वक्त देती, और अगर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तब करती जब हुकूमत जो है वो उस वक्त उनके पास इख्तियार था। किसी को जिम्मेदार ना ठहराया, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या समझते हैं आप, क्यों ऐसा हुआ? अदालत के फैसले की ना तो कोई मॉरल जस्टिफिकेशन थी, ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन थी, ना कोई रैशनल जस्टिफिकेशन थी, इसीलिए आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, कभी भी नहीं करा सकेंगे। ये जो चीफ जस्टिस साहब जो आउट गोइंग है, इन्होंने तो एक फैसला तब भी दिया था जिसपे इन्होंने कह दिया था जी कालाबाग डैम बनाओ। वो फैसला, वो कालाबाग डैम फिर बन गया था। जो चीजें जजों के करने की है ही नहीं, फिर इन्होंने कोशिश की थी सदर पाकिस्तान को रेगुलेट करने की कि आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान के सदर थे तो इन्होंने उनको नोटिस कर दिया कि जी यहाँ पे तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, यानी सदर जो है अब सदर पाकिस्तान को रेगुलेट करेगा कि ऑफिस में वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, एक सूबाई हाईकोर्ट रेगुलेट करेगा। तो वो भी मुझे जाके इनको समझाना पड़ा। मैं अटर्नी जनरल था जब मैंने जाके आराम से इनको समझाया, तो शुक्र है कि इनको उस वक्त कानून की समझ आ गई और फिर इन्होंने वो केस जो है उसको फिर नहीं मजीद पेशरफ्त की। तो इस तरह के ये जो अगर फैसले होंगे, इस तरह से वायलेशन होंगी लॉ की, तो फिर हम तो क्योस और अनार्की की तरफ जाएंगे। इरफान साहब, आपने बड़ी इस बातें देखी, खुद पेश हुए अदालतों के अंदर, आपने हुकूमत की नुमाइंदगी भी की। पिछले काफ़ी अरसे से ये इतराज़ तो उठता है और कहा भी जाता है कि शायद इससे हम निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अदालती रिमार्क्स जो हैं वो सियासी बयानात का रूप धार लेते हैं। टीवी चैनल्स पर टिकर चलते हैं, लोग समझते हैं ये फैसला अब इस तरफ चला जाएगा। ये एक्टिविटीज़ जो आपको नज़र आती है अदालतों के अंदर, इससे कितना नुकसान पहुँचा है? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि अदालतें जो हैं जब भी सियासत का अखाड़ा अपने आप को बनने देती हैं या सियासत का अखाड़ा बन जाती हैं, तो मैं बारहा कह चुका हूं कि नुकसान जो है वो सियासत का नहीं होता, वो अदालत को होता है। और अदालतों को इज्तनाब करना चाहिए इस तरह के मामलात में आने से, और जहाँ पे के बहुत इंपॉर्टेंट सियासी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हो, तो वो जजेस जिन पे के एक आम तासुर जाता है कि वो एक खास घड़े से बिलोंग करते हैं, उन पे और भी लाजिम हो जाता है कि वो उस पे लार्जर जजेस को, यानी एक लार्जर बेंचेस बनाएं, बेशक फुल कोर्ट बनाएं, ताकि दोनों मसलक के जजेस जो हैं उसमें नजर आएं। ये ना हो कि वन साइडेड, जिसको हमने देखा हम ख्याल जजेस जो हैं वो सारे फैसले करते चले जा रहे हैं। और ये जो आखिरी फैसला है, ये देख के तो मुझे सच्ची बात है कि तकलीफ इसलिए हुई कि यानी क्या समझते हैं कि हम लोग जो हैं, ये मुजम्मिल सोहरवर्दी मसलन इतने काबिल आदमी है ये कि ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस से ज्यादा लायक और समझदार हैं। ऐसे लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों तो इस तरह की गलतियां कभी हो सकती हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, आज अदालत का जो गिला शिकवा है कि अदालती जो है उसके ऊपर जो है उसकी साख के ऊपर हमला किया जाता है, तो सियासतदानों की तरफ से जो एतराज़ात और ख़ासतौर पर जो बयानात आते हैं उससे अदालत को नुकसान पहुँचता है। लेकिन क्या आप नहीं समझते, जिसका जिक्र मैंने अभी इरफान कादर साहब से किया, कि अदालतें अगर सियासी रिमार्क्स देंगी फिर तनकीद भी उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके नतीजे में बिलाखिर भारत अदलिया कमज़ोर होगी। देखिए, इसमें मलिक साहब एक बात तो ये कि हर सियासी मामला सियासतदान उठा के लेके भी अदालतों के पास जाते हैं।
आपको याद होगा कि ये हालिया तारीख नहीं, आप पीछे इफ्तिखार चौधरी साहब के टेन्योर में चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, हर दौर में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की आला अदलिया आपको एक दूसरे के साथ किसी ना किसी मामले में जुड़ी हुई नजर आए। दूसरी बात यह है कि ये बात भी बिल्कुल आपकी वजह है कि सियासतदान यहाँ पे उनके खिलाफ कोई फैसला है फिर वो ज्यादा अदालतों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। देखिए ये वही अदालत है ना जिसके हवाले से इमरान खान साहब हर जलसे में कहते थे रात को 12 बजे क्यों खोली, ऐसा क्या हुआ, रात को क्यों अदालतें खुली, और उन्हीं अदालतें खुली और उनकी हुकूमत गई। उस वक्त ये अदालत सबको काबिल कबूल थी, उस वक्त तो किसी को कोई एतराज नहीं था इस अदालत पे। जहां तक साथी जजेस के ऊपर एतबार का ताल्लुक है, जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन काउंसिल में एक मोजेस जज साहब की फैमिली के मुबैना जायदादों का केस जा रहा था तो वो कह रहे थे नहीं वहां पे ना जाए, तो वहां पे भी तो जजेस ने फैसला करना था, ब्रदर जजेस थे, उनके ऊपर आप एतबार कर लेते। तो ये हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट साइड है कि वहां जब भी जिसके ये खदशा होता है कि फैसला मेरे खिलाफ आ जाएगा या मेरे खिलाफ आ गया है तो आप अदालतों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और हालिया दौर के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से अदालती फैसलों की बेतौकीरी की गई, यकीन कीजिए कि आप आज से 5 साल के बाद ये पाकिस्तान का तारीख तरीन दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। लोग भूल जाएंगे ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ को। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जो आइन और कानून के साथ 16 माह के दौरान ये लोग करके गए और अब जिस तरह अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, ये कोई वो नहीं है हम ख्याल बेंच और ये और वो नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को पढ़ें, जरा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को पढ़ें, आपको पता चले कि किस तरफ क्या हो रहा है इस मुल्क में आइन और कानून के साथ। तो ये हम तारीख दौर से गुजर रहे हैं, इसमें बार और बेंच दोनों की जिम्मेदारी है कि वो जो शख्सी आजादियां हैं, जो आईनी आजादियां हैं, जो आईनी हकूक हैं, उनका तहफ्फुज किया जाए रिगार्डलेस वो किसके हैं। मुज़म्मिल सरवरदी साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, इस बेतौकीरी की जिम्मेदारी किस पर आप आयद करते हैं? जजिस पर। मतलब सवाल यह है कि हमारा अदालती निज़ाम यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल पर कायम है। ये कोई पसंद नापसंद के निज़ाम इंसाफ नहीं है, ये यकसा निज़ाम इंसाफ है। वो डीसी तो कमज़ोर आदमी है जिस पर बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत लगा दी। पड़ा है ना तौहीन अदालत का केस इमरान खान के खिलाफ, सारी रिपोर्टों के साथ सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं फिक्स करते? क्योंकि लाडला है। फिर सवाल ना उठाएं कि आपने 1 साल से वो तौहीन अदालत का केस सिर्फ इसलिए फिक्स नहीं किया कि उसमें शोकाज होता है और सजा होती है। डीसी को सजा देनी है, इमरान खान को नहीं देनी है। सवाल ये नहीं है कि बेतौकीरी क्यों हुई। बेतौकीरी तब हुई जब यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी कर दी गई। बेतौकीरी तब हुई जब जजेस ने आपस में खड़े होकर कहा कि चीफ जस्टिस तुम इंसाफ नहीं कर रहे, तुम यहां पर सियासत कर रहे हो, और इस सुप्रीम कोर्ट को सियासत का उखाड़ा ना बनाओ 3-4 जजों के साथ मिलकर। सारे सियासी मुकदमे 4 जजों के अंदर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में 17 जज हैं, स्प्लिट करो मुकदमे सबके साथ ताकि एक डाइवर्स ओपिनियन सबके सामने आए। कोई अहम मुकदमा है हुकूमतों का तो 17 जजेस भी बैठा लो अगर तनाजा बढ़ गया है। लेकिन फुल कोर्ट को भी अपनी तौहीन समझी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओपिनियन को भी अपनी तौहीन समझी। तो जब आपने अपने सुप्रीम कोर्ट को घर की पंचायत बनाएंगे और आप कहेंगे कि ये जो 5 सरपंच हैं जो नस्ल दर नस्ल सरपंच आ रहे हैं यही गांव का फैसला करेंगे, तो फिर उसको कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। इरफान कादर साहब, हतमी राय तो आपकी हो सकती है कानून और अदालत के हवाले से, बेतौकीरी का गिला करते जो जज आज नजर आते हैं, वजन है उनकी बात में? सारा कसूर सिर्फ मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस का है कि वो अकेले उन्होंने कोशिश की कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने आप को मुसल्लत कर दें। होना तो ये चाहिए था कि इंस्टीट्यूशन मजबूत होती, लेकिन यहाँ पे जो फर्ज वाहिद है वो सुप्रीम कोर्ट पे इन वे चढ़ दौड़ा और उनके जजेस को कहना पड़ा कि ये आप मत करें। तो जजेस भी उन्होंने अपनी मर्जी के चुने, वकला भी उन्होंने अपनी मर्जी के चुने, केसेस भी उन्होंने अपनी मर्जी के चुने, और 3-4 जजेस जो हैं उनको सारे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हुकूमतें भी गिरानी शुरू कर दी। उन्होंने आइन के भी खिलाफ फैसले देने शुरू कर दिए। और मैंने कोर्ट में चीफ जस्टिस जो मौजूद है उनके सामने ये बात की और उनको बाकायदा एड्रेस करते हुए कहा, मैंने कहा जी आप आपस में जो आपका तजाद है, जो डिफरेंसेस हैं आपस में जजेस के,
उसको खत्म करेंगे तो आपके फैसलों में लेजिटिमेसी होगी। अगर आप ये नहीं खत्म करेंगे तो लेजिटिमेसी नहीं आएगी। और बजाय इसके कि उसको खत्म करते या फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते, उन्होंने और ज्यादा दरारें डाली। और आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जैसे ही आउटगोइंग चीफ जस्टिस का टेन्योर खत्म होगा, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है फिर से यूनाइट हो जाएगा। इरफान काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। अतर काज़मी साहब, मुजम्मल सर वर्दी से हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।